Hello बच्चों, let's read this question. So this question says that displacement of a body moving along a straight line is given by s is equal to b to the power n, where b is a constant and t is the time. For what value of n the body moves under the action of constant force? Okay, we have given the four options. आपके यहाँ पर four options given है. तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. So we are writing the key concept of this question. आपको देखिए बताना है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन द बॉडी विल मूव्स अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स. तो कांस्टेंट फोर्स ही लिख लीजिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट. क्या लिख लीजिए? कांस्टेंट फोर्स. दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है. तो देखिए बच्चों आपको यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रिलेशन गिवन कर क्या कर रखा है? एस इज इक्वल टू देखिए बी टी टू द पावर एन, ये गिवन कर रखा है. ठीक है. डिस्प्लेसमेंट गिवन है. तो देखिए बच्चों फोर्स आपका कांस्टेंट होने के लिए देखिए आपको क्या बताना है? फोर्स आपका कांस्टेंट हो, ये टर्म बतानी है. ठीक है. तो डिस्प्लेसमेंट आप फोर्स क्या होता है? आपका फोर्स होता है बेसिकली आपका मास टाइम्स एक्सीलरेशन. ठीक है. तो देखिए मास टाइम्स एक्सीलरेशन, मास तो आपका कांस्टेंट कांस्टेंट रहेगा अगर हम नॉन रिलेटिविस्टिक केसेस की बात करते हैं. ठीक है. तो आपका एक्सेलरेशन बेसिकली आपको कांस्टेंट लाना है. क्या लाना है? आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट लाना है. तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने के लिए आपका एन की जो वैल्यू होगी वो हमें सेटिस्फाई करानी है. तो देखिए बच्चों डिस्प्लेसमेंट आपको गिवन है. वेलोसिटी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. तो एक बार इसको आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो. ठीक है. तो बी तो कांस्टेंट है, उस पर कुछ नहीं होगा. टी टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एन बाहर आ जाएगा. टी टू द पावर एन माइनस वन, चैन रूल से आपका ए डिफरेंशिएशन आ जाएगा. ठीक है. अब ये तो आपका देखिए क्या गया? वेलोसिटी है. अब इसको एक्सेलरेशन बताना है. एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. वेलोसिटी को भी एक बार आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा? बी ऑलरेडी कांस्टेंट है, एन एक था, एन माइनस वन आपका इधर और इधर आएगा, और टी टू द पावर देखिए एक से पावर और रिड्यूस हो जाएगी तो ये आ जाएगा. ठीक है. तो ये टर्म बच्चा आपकी कांस्टेंट आनी है. ये टर्म देखिए कांस्टेंट कब आ सकती है आपकी? बी तो बच्चा आपका कांस्टेंट है, एन भी आपका कांस्टेंट है, एन माइनस वन ये भी कांस्टेंट है. ये टर्म भी अगर कांस्टेंट हो जाती तो आपका पूरा एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाता है. एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाता तो बच्चों फोर्स कांस्टेंट हो जाता. आपका फाइनल आंसर आ जाता. तो इस टर्म को कांस्टेंट आने के लिए देखिए क्या जरूरी है? ये जो टर्म है ये टर्म आपकी वन के इक्वल हो जाती तो सही हो जाता. ठीक है. वन के इक्वल, क्योंकि देखिए अगर ये टर्म आपकी वन के इक्वल हो जाती, ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? देखिए टी एन माइनस टू, ये किसके इक्वल हो बच्चों? आपकी यहाँ पर से अगर एन आपका देखिए टू के इक्वल हो जाएगा, अगर यहाँ पर मैं लिख लूँ एन टू के इक्वल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? टी टू द पावर टू माइनस टू जीरो, टी टू द पावर जीरो कितना? वन. ठीक है. तो बता सकता हूँ कि फॉर द वैल्यू ऑफ एन इज इक्वल टू टू, एन इज इक्वल टू टू की अगर हम यहाँ पर पुट कर दें तो उस कंडीशन पर आपका क्या हो जाएगा? फोर्स का कांस्टेंट हो जाएगा. ठीक है. वही हमसे बोल रखा है एन की वैल्यू, तो हम बता सकते हैं कि फॉर एन इज इक्वल टू टू, यानी कि जो आपका ऑप्शन सी है, दिस वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है. टाइम से इंडिपेंडेंट होना चाहिए बेसिकली आपका आंसर, क्योंकि टाइम क्या है? टाइम आपका कांस्टेंट होना है. टाइम तो वेरी करता रहता है ना. टाइम तो डायनामिक पैरामीटर है, स्टैटिक पैरामीटर होना है. ठीक है. तो एन की वैल्यू टू क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ऑलराइट, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.